तो कल हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी ज्योतिष को समझने की और ज्योतिष को पढ़ने की, तो सबसे मूलभूत चीज जो हमारे सामने आई थी, मैंने उदाहरण दिया था गणित का। गणित में क्या होता है, मैथमेटिक्स में, कि ऑपरेशंस होते हैं। क्या ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। ठीक है। और ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट, जिसे बॉर्ड मैथ्स कहते हैं। ठीक है। तो हर ऑपरेशन कुछ कार्य करता है, कुछ काम करता है। तो क्या ऑपरेशन अपने आप में सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल या सूत्र बनते हैं? जी नहीं। ऑपरेशन तो ऑपरेशन है। आप जब भी गणित को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो गणित को सॉल्व करते वक्त आपको ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी शास्त्र, यदि हम किसी शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करें तो उसमें फाउंडेशन होगा, कुछ बेस होगा, जिसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे। इसका मतलब है कुछ कार्य करने की प्रणाली होगी और उसके बाद सूत्र बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉर्ड मास का मतलब है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट। वो केस में ऑपरेशन से, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम जो बना है वो ऑपरेशंस को लेकर बना हुआ है। उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही ज्योतिष में कुछ मूलभूत ऑपरेशन या कार्य है। वो कार्य क्या होते हैं? देखिए, हमें ये पता है कि ज्योतिष में सबसे मूलभूत चीजें क्या है, तीन चीजें। एक कुंडली नाम से कोई प्रकार होता है, जहां पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और कुछ ग्रह लिखे होते हैं। तो जो कुंडली है उसमें 12 भाव होते हैं, जिन्हें 12 हाउसेस अंग्रेजी में कहेंगे और हिंदी में भाव कहते हैं। तो 12 भाव होते हैं। उसके बाद में 12 राशियां होती है जिनके नंबर उसमें दिए होते हैं, और ग्रह होते हैं। हर कुंडली में वो अलग अलग जगह पे अलग अलग डिग्रीज के साथ लिखे होते हैं। मूल तौर पे आपको कुंडली ये ऐसी ही मिल जाएगी। अब हम ये देखने की कल कोशिश कर रहे थे कि कुंडली देखने के लिए, पढ़ने के लिए, एनालिसिस करने के लिए वो कौन से ऑपरेशंस रहेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में हमें पता होंगे। तो मैंने उसकी लिस्ट कल फाइल में दी थी। आज मैं उसको रिवाइज करता हूँ 5 मिनट में जल्दी से। जो आज नए आए हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये फाइल आपको मिल जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, पहली राशि मेष है, जिसका स्वामी मंगल है। दूसरी राशि वृषभ है, उसका स्वामी शुक्र है। तीसरी राशि मिथुन मिथुन है, उसका स्वामी बुध। चौथी राशि कर्क है, उसका स्वामी चंद्रमा है। पांचवी राशि सिंह कहलाती है, उसका स्वामी सूर्य है। छठी राशि कन्या है, उसका स्वामी बुध। सातवीं राशि तुला है, उसका स्वामी शुक्र है। आठवीं राशि वृश्चिक है, उसका स्वामी मंगल है। नवी राशि धनु है, उसका स्वामी गुरु है। 10वां मकर है, उसका स्वामी शनि। 11वां कुंभ है, उसका स्वामी शनि है। 12वां मीन है, उसका स्वामी गुरु है। हर राशि को एक नंबर मिला हुआ है और उसका एक स्वामी होता है। यहाँ पर यदि हम कुंडली देखें तो यहाँ पे देखिए नंबर्स आपको मिलेंगे सब जगह लिखे। पहला जो भाव होता है वो भाव होता है लगन। इस भाव को कहते हैं लगन। ये हमेशा पहला भाव होता है। उसमें नंबर कौन सा लिखा है ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको। तो ये पहला भाव हो गया। फिर ये दूसरा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करें। ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नवा, 10, 11 और 12। ठीक है। ये हो गए 12। काउंटिंग हमेशा इसी भाव से होगी, लगन से ही काउंटिंग होगी। ठीक। अब हम देखेंगे कि भाई इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। अब देखते हैं हमारे फाइल में 2 नंबर का क्या मतलब। हमारे फाइल में 2 नंबर है वृषभ राशि। हम कहेंगे इस कुंडली में लगन में वृषभ राशि आ गई है। दूसरे भाव में मिथुन राशि आ गई है। तीसरे भाव में कर्क राशि है। चौथे भाव में
सिंह राशि, 5वें में कन्या, छठे में तुला, 8वें में वृश्चिक, 9वें में धनु, 8वें में धनु, 9वें में मकर, 10वें में कुंभ और 12वें में 11वें में मीन राशि है और 12वें भाव में 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि है। एक राशि एक भाव में चली जाएगी, लेकिन लगन में कौन सी आएगी? 2 नंबर। अब किसी की 3 हो सकती है, किसी की 4, किसी की 5। वो व्यक्ति कब जन्म लेता है, उस स्थान पर कौन सी राशि उदित हो रही, इसे कहते हैं राइजिंग साइन। जो राशि उदित हो रही, उस उदित राशि को पहले भाव में रख दिया जाता है। हम गणित का विभाग नहीं देखने वाले, लेकिन एक आपको अनुमान दे देता हूँ कि ये बनती कैसे। ठीक है। अब ये होने के बाद हर जो ग्रह है, ऊपर में हमने देखा राशियों का नंबर क्या है और उनके स्वामी क्या है। ठीक है। अब नीचे के टेबल में इन टेबल्स की आपको एक्चुअली प्रिंट आउट भी साथ में रखना। जो 4-5 टेबल मैंने दिए हुए इस फाइल में, आप प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रखिए। जब भी हम ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान, इसको याद होने में थोड़ा सा टाइम। ग्रह की उच्च राशि है मेष, सूर्य की, फिर नीच राशि होती है, फिर मूल त्रिकोण राशि होती है और स्वराशि यानी खुद की राशि होती है। हर ग्रह की ये 4 प्रकार की राशियां होती हैं। अब इनमें क्या अंतर? इनमें अंतर ये है, जब वो मूल त्रिकोण राशि में होता है तो वो बहुत बली होता है। जब वो उच्च राशि में होता है तो उससे कम बली होता है। डिग्री वाइज देखेंगे तो 100% यदि मूल त्रिकोण में है, तो उच्च राशि में ये 75%, स्व राशि में 50% और नीच राशि में 25 या उससे भी कम प्रतिशत में वो बली होता है, तो उसकी पावर कम हो जाती है। ये एक सूत्र है, ऐसे कई सारे सूत्र हो सकते हैं, लेकिन ये सूत्र देखने की एक पद्धति है, इसलिए ये टेबल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हम लोग कल देख रहे थे कि इसको याद रखने का आसान तरीका क्या। एक तो देखिए, इसको राशियों के नंबर और राशियों को याद करने का आसान तरीका मैंने बताया था कि आप पहला पहला कैरेक्टर उठा लीजिए, MVM, उसके बाद में KSK, ठीक है, DVD और MKM। ठीक है। तो MVM का मतलब है मेष वृषभ मिथुन, KSK का मतलब है कर्क सिंह कन्या, DVD का मतलब है तुला वृश्चिक धनु और MKM का मतलब है मकर कुंभ मीन। तो ये याद रखना कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाता है, तो इस प्रकार से इसे याद रखें। अब जो गुरु है, ये कर्क में उच्च के होते हैं। ठीक है। गुरु महाराज जो है वो कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। इसके विपरीत मंगल मकर में उच्च के हो जाते हैं और कर्क में नीच के हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो राशियां हैं वो स्वैप हो रही है। इससे गुरु और मंगल की जोड़ी बन रही है। तो गुरु का याद कर लो तो मंगल आपको याद हो जाएगा। बुध कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं। तो शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं, तो बुध और शुक्र की जोड़ी बनती है। शनि महाराज तुला में उच्च के होते हैं, मेष में नीच के होते हैं। सूर्य महाराज मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। चंद्रमा की किसी के साथ जोड़ी नहीं बनती। चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे आज कि ग्रहों की दृष्टियां क्या है। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं आज कवर कर। देखिए, ये यहाँ पर एक कुंडली है और ये हमारा इस राशि का कौन स्वामी है, ये इसकी लिस्ट। ठीक है। अभी आपके 4 ऑप्शंस पे आपको बताना है। मैं सवाल पूछते जाऊंगा, उसमें आप बताइए। और लगन में कौन सी राशि, बताइए।
नंबर देखना है। सोनिया जी अभी हैंड रेस मत कीजिए, मैं क्वेरी कोई लूंगा नहीं, क्वेरी मैं सबसे आखिरी में दूंगा। हाँ, लगन में 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर की राशि है धनु। आसान है, हमको सिर्फ नंबर देखना है। दूसरे भाव में कौन सी राशि? दूसरे भाव में कौन सी राशि? 10 नंबर है। मैंने जब राशि पूछा तो आप मुझे राशि बताएंगे, जब मैं नंबर पूछूंगा तो आप मुझे नंबर बताएंगे। ठीक है, जब मैं राशि पूछ रहा हूँ तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो टेबल मैंने शेयर कर रखी है वहां पे देखना है कि वो नंबर और उसके सामने की राशि कौन सी। बहुत बढ़िया। 7वें भाव में कौन सी राशि है? प्रश्न को बहुत धीरे से और पेशेंटली सुनिए, पहले प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 7वें भाव में कौन सी राशि? 8वें भाव में कौन सी राशि? 8वें भाव में कौन सी राशि है? कर्क। और 12वें भाव में कौन सी राशि? तुला क्यों आएगा गार्गी जी? और बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पर ज्योतिष की भाषा कैसी होती है ये मैं, हैंड मत रेज कीजिए कोई भी, अभी मैं कोई प्रश्न नहीं दूंगा, प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कब रहेगा तब मैं आप लोगों को प्रश्न दूंगा। अभी पहले थ्योरी हम पार्ट कंप्लीट करें, आखिरी में मैं 10 मिनट में सारे क्वेश्चन ले लेता हूँ। इनफैक्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती। लगन में धनु राशि, धनु राशि का स्वामी कौन है? हम पहले भाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लिखते वक्त लिखेंगे लगन में धन राशि है, धन राशि यानी लगन धन या लगन धनु गुरु, ऐसा मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले भाव का स्वामी कौन है ये पूछने के बाद पहला भाव, उसमें लिखी राशि और उसका स्वामी, इस प्रकार से आपने मुझे उत्तर देना। ठीक, सिर्फ गुरु नहीं देना। ठीक है, लगन धनु गुरु, प्रशांत जी ने अभी बराबर दे दिया। अब मुझे गिने और ये बताना, या मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, उसके बाद आप मुझे बताना शुरू करें। धन राशि का स्वामी अपने घर से यानी अपने भाव से या लगन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लगन का स्वामी दशम स्थान में बैठा हुआ है। लगन का स्वामी दशम स्थान में बैठा हुआ है। दूसरे भाव का स्वामी फिर से लगन से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव का स्वामी फिर से लगन से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, लगन तीसरे भाव का स्वामी भी चौथे भाव में बैठा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे बताइए 7वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? लिखना कैसे है आपने? 7वां भाव, 7वें भाव की राशि, उसका स्वामी और कौन से भाव में बैठा हुआ, गिनना लगन से। 7वें भाव के लिए मुझे बताइए। गलत हो गया गार्गी जी। 7वें भाव में मैंने, देखिए देखिए आप गलत कर रहे हैं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। 7th हाउस, 7वें भाव की राशि कौन सी है, उसका स्वामी कौन है और लगन से गिन के वो कहाँ बैठा हुआ है ये बता। सप्तम का स्वामी बुध है, लगन से 10वें घर में बैठा है। सोनिया जी बहुत बढ़िया उत्तर। मनीष जी आपका भी उत्तर बराबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, 9वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ?
9वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा? वेरी गुड। 9वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा, बहुत बढ़िया। छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो? छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो? पूजा जी 8th हाउस में क्यों? छठे भाव, देखिए आप गलती वही कर रहे हैं। ये गलती करेंगे ना जल्दबाजी में तो काम नहीं होगा। मुझे पूरा सीक्वेंस बताइए। छठा भाव, उसकी राशि, राशि का नंबर, राशि का नाम, उसका स्वामी और कौन से भाव में बैठा है, ये पूरा सीक्वेंस बताना है आपको लिख के। आप ये 8 नंबर लिख देंगे, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, ऐसा नहीं है। बढ़िया आपकी वर्क। जी आपने बराबर। जी ने वेरी गुड। तो इसे क्या कहते हैं? ये ज्योतिष की भाषा है। अब ये भाषा कैसी है ये देखिए। लगन का स्वामी होता है लग्नेश, दूसरे भाव का स्वामी होता है धनेश या द्वितीयेश, तीसरे भाव का स्वामी होता है तृतीयेश, चौथे का स्वामी होता है चतुर्थेश, पांचवें का होता है पंचमेश, छठे का होता है षष्ठेश, सप्तम का होता है सप्तमेश, अष्टम का होता है अष्टमेश, नवम का होता है नवमेश, दशम का होता है दशमेश, 11वें का होता है एकादशेश, 12वें का होता है वैश। ये नाम मैंने आप लोगों को प्रेजेंटेशन में बताए, ठीक है? तो ये कुंडली देख के हम, ज्योतिष की भाषा ये होती है, लग्नेश दशम स्थान में है, एकादशेश लगन में है, द्वादशेश चतुर्थ में है, षष्ठेश लगन में चला गया है, अष्टमेश अष्टम में ही है। ये ज्योतिष की भाषा होती है। जब भी आप कोई वीडियोस देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पे, आपको इस भाषा का उपयोग हर जगह मिलेगा। तो यही मैं आज एक्सप्लेन करना चाहता कि ये लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है? आप कोई कैसे भी जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज उपयोग में ला सकते हैं। पढ़ते वक्त मैं इसको बहुत आसान करके पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी चिंता करने की कारण नहीं। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमने देख, बढ़िया। हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा कि भाई 12 प्रकार की राशियां हैं, उनके नंबर, उनके नाम, उनके स्वामी कौन है, हर ग्रह की उच्च राशि कौन है, नीच कौन है, मूल त्रिकोण कौन है और स्वराशियां कौन सी है, ये देख लिया। साथ में उच्च और नीच का वो टेबल याद करने की हमने एक सरल विधि भी देख ली। ठीक। अब क्या होता है कि हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि होती है। दृष्टि का क्या मामला है? दृष्टि का मामला ये है कि ग्रह देखते हैं। भाई देखेंगे तो कुछ आंखों से आप क्या करते हैं? आप आंखों से इंफॉर्मेशन लेते हैं या आंखों से इशारे भी कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन देने का काम भी होता है। जो एक्सप्रेशन होता है वो आंखों से होता है। कोई भी एक्टर ये तभी पॉपुलर एक्टर बनता है जिसकी आंखें बोलती हैं। जैसे इरफान खान, इसकी बहुत बड़ी आंखें। अ, और कौन है? काफी सारे हीरो हैं और हीरोइन हैं जिनकी आंखें बहुत, वैजंती माला, इनकी आंखें बहुत बढ़िया थी। तो ये बहुत सारी एक्टिंग तो अपनी आंखों से ही कर देते हैं। जिनकी आंखें नहीं होती उनको अपने शरीर से एक्टिंग करनी पड़ती है, अमूमन देखा जाए तो। इसमें हमारे मत भिन्न हो सकते हैं, मैं जस्ट मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। मनोरम, बहुत बढ़िया। राजेश खन्ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिसकी आंखें होती हैं वो बहुत सारी चीजें दे देते। तो ग्रह जो है वो लेते नहीं है कुछ, वो देते ही, ठीक है। अब ये कहाँ देते हैं?
केतु अपने भाव से जहां वो बैठे हैं वहां से 5 7 9 में देते हैं। शुक्र जो है वो 7वें भाव में देते हैं, सूर्य जो है वो 7वें में देते हैं, चंद्रमा 7वें में, मंगल 4 7 8 में देते हैं, राहु महाराज 5 7 9, गुरु महाराज 5 7 9, शनि महाराज 3 7 10 और बुध 7। अब ये इनकी दृष्टियां हैं, ये अपनी आंखों से यहाँ पर कुछ दे देते हैं। क्या देते हैं ये आने वाले सेशंस में तो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तो हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, तो फाउंडेशन को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं फाउंडेशन। अब मेरा सूत्र जो है वो बहुत सिंपल है। ग्रह जहां बैठा होता है वहां से अपनी दृष्टि देगा। ग्रह जहां बैठा होता है वहां से दृष्टि देगा। तो चलिए शुक्र से शुरू करते हैं। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं बताइए। चलिए, हाँ जी बताइए। साहब आप क्या देख रहे हैं, मैंने कुंडली कुछ और लगा दी है अभी। आप पिछले उदाहरण का बता रहे हैं। 8वें भाव में बैठे, तो गिनना हिंदी में कीजिए ना सर। प्रीति जी इस पर देखिए, सभी लोगों को हिंदी कंफर्टेबल रहेगा। फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदी करती हूँ। नहीं, दोनों चीजें नहीं होती है साहब। चिंतन जी ये सॉफ्टवेयर में वो प्रोविजन नहीं है कि मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों करा दूं। इसलिए मुझे हिंदी कर सकता हूँ दोनों एक साथ। तो शुक्र जो है उसे वीनस कहते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण हिंदी से देखते हैं कि इंग्लिश से देख लें, जल्दी हो जाएगा, कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुक्र जो है वो कहाँ बैठे हैं। शुक्र जो है वो 8वें भाव में बैठे। अब ये देख कहाँ पर रहे हैं, 7वें भाव। कैसा गिनेंगे, जहां वो बैठे हैं वहां से 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे भाव में ये देख रहे हैं। बट उसके बाद है सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव। तो यहाँ से वो 7वें भाव में देख रहे हैं। एक जहां बैठे वहीं से गिनना है, वही पहला भाव। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आप मुझे बताइए चंद्रमा कौन से भाव में देखेंगे। चंद्रमा 9वें भाव में बैठे हैं। अब वो कलर की वजह से गड़बड़ हो जाएगी। तो चंद्रमा 9वें भाव में बैठे, कौन से भाव में देखेंगे, काउंट करके बताइए। बढ़िया, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अभी मैं थोड़ा इंग्लिश में लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना कि ये आप लोगों को नाम अदरवाइज दिखेंगे। एक काम कर सकते हैं, हाँ, ये कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए, मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 7 8। तो मंगल कहाँ कहाँ पे देखेगा, पहले तो अपने से चौथे भाव में 1 2 3 4 यहाँ पे देख लिया। दूसरा अपने से 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर अपने से 8वें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा। इन 3 जगह पे उसने देखा। ठीक है, किसी किसी की एक ही है, किसी को मल्टीपल दृष्टि। अब मुझे बताइए शनि महाराज कौन से भाव में देखें। शनि महाराज कौन से भाव में देखेंगे ये बताइए।
शनि से गिनिए। प्रीति जी गलत हो गया। शनि से गिनना है। 3, 7, 10। ठीक, अभी मैं दिखा देता हूँ, जिनका उत्तर बराबर है उनको समझ में आ जाएगा। शनि से तीसरा भाव, 1, 2 और 3, यानी 11वां भाव। शनि से सातवां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। शनि से 10वां भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, कौन से आ गए हमारे पास? 3 भाव आ गए। 11वां भाव, तीसरा भाव और छठा भाव, जिनका भी ये उत्तर है वो बराबर। ठीक है, अब गुरु महाराज का बताइए। लगे हाथ। गुरु महाराज का बता दीजिए, कौन से भाव में देख रहे हो? तीन भाव है साहब उसके। 5, 3, 5 नहीं होगा, अलग अलग होने चाहिए। सारे लोग लिख के मुझे भेजिए, मैं आप लोगों को बता। चलिए बता। 5, 7, 9 गुरु की दृष्टि है। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हो गए 1, 3, 5। ठीक है, इस प्रकार से इनकी दृष्टियां। ओके है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी भी हम लोग सिर्फ फाउंडेशन देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फाउंडेशन देख। अभी तक हम सूत्रों में जाने के, सूत्र हम कल जाएंगे होपफुली, आज अगर ये पूरा कवर कर पाए। ठीक, इसी प्रकार हर ग्रह की मैत्री होती है, हर शत्रुता होती है, या फिर वो न्यूट्रल होता है। सूर्य के लिए मित्र कौन है? चंद्रमा, मंगल, गुरु। न्यूट्रल है बुध में। एनिमी है, यानी जो शत्रु है वो है शुक्र और शनि। चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य, मंगल, गुरु। न्यूट्रल है बुध, शुक्र, शनि। और वो किसी का शत्रु नहीं, इसका कोई शत्रु नहीं। ये किसी का शत्रु हो सकता है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई शत्रु। मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु उसके मित्र है। शुक्र, शनि इसके शत्रु है। और बुध इसका शुक्र और शनि इसके न्यूट्रल है। और बुध जो है वो इसका शत्रु। राहु, शनि और शुक्र मित्र है। मंगल, गुरु न्यूट्रल है। चंद्र, सूर्य शत्रु। चंद्र, सूर्य शत्रु क्यों है? क्योंकि राहु, केतु जिनको ग्रहण लगाते हैं वो सूर्य चंद्र होते हैं। साल में होते हैं ना 3, 4 ग्रहण आते हैं। कभी खग्रास होता है, कभी पार्शल होता है। ग्रहण तो सुनते हैं हम लोग, टीवी और यूट्यूब चैनल पे तो भरमार होती है कि ये ग्रहण में ये कीजिए तो धन लाभ होगा, तो वो होगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। तो वो ही ग्रहण लगाते हैं, इससे वो एक दूसरे के शत्रु। गुरु महाराज, गुरु महाराज के सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र है। शनि जो है वो न्यूट्रल है और बुध, शुक्र उनके शत्रु। शनि महाराज के बुध, शुक्र मित्र है। गुरु जो है न्यूट्रल है। और सूर्य, चंद्र, मंगल जो है वो नो वॉइस,
जी नहीं सोनिया जी, ये आपके साइड से प्रॉब्लम होनी चाहिए। किसी को आवाज नहीं आ रही? एक बार कंफर्म कर दे प्लीज। आ रही है, आ रही है, बढ़िया बढ़िया। सोनिया जी, ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ओके, ग्रेट। केतु के मंगल मित्र है गुरु शनि शुक्र बुध, ये न्यूट्रल है। सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु है। शुक्र जो है वो बुध और शनि इनके मित्र है। मंगल गुरु न्यूट्रल है। सूर्य चंद्र जो है वो शत्रु। तो मैंने आप लोगों से कहा कि ऊपर दी हुई जितने भी टेबल है इनका आप प्रिंट आउट निकाल लें। एक ये फ्रेंडशिप एनिमिटी टेबल, दृष्टि, उसके बाद में प्लैनेट की उच्च नीच, मूल त्रिकोण और स्वराशियां, और राशि के नंबर और राशि के स्वामी, इनका प्रिंट आउट ले लें आप। ठीक है, इनका प्रिंट आउट ले लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हर चीज। अब देखिए ऊपर में हमारा जो टेबल था, ये टेबल में हर ग्रह की उच्च राशि थी, फिर नीच राशियां थी, फिर मूल त्रिकोण राशियां थी और स्वराशि। ये टेबल था। इसी टेबल को मैंने छोटा कर दिया है कि हर ग्रह की अपनी एक मूल त्रिकोण राशि। ये एक छोटा टेबल मैंने बना, ये मैंने एक छोटा टेबल बना। ठीक है ना? ग्रह और उसकी मूल त्रिकोण राशि। ठीक। ज्योतिष में, ज्योतिष में दो संज्ञाएं, दो डेफिनेशन। वो कहते हैं ग्रहों के हम लोगों ने ग्रुपिंग्स बनाए, समूह बना के रखे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन है और नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन। ठीक है। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन होता है? गुरु महाराज नैसर्गिक शुभ ग्रह है, शुक्र है। बुध यदि अकेला बैठा हो किसी भी भाव में, या फिर वो जिसके साथ होता है उसके जैसा हो जाता है। शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो वो शुभ हो जाएगा, नैसर्गिक। और यदि वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वो नैसर्गिक अशुभ हो जाएगा। और चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कैसे देखते हैं। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह चार हो गए, गुरु शुक्र बुध यदि अकेला और चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का। नैसर्गिक अशुभ ग्रह बचे हुए हो जाएंगे, जिन्हें नेचुरल मेलेफिक कहा जाता है अंग्रेजी में। जो शुभ ग्रह होते हैं उनको नेचुरल बेनिफिक कहा जाता है। तो हमारे नैसर्गिक अशुभ ग्रह कौन है? राकेश। राकेश का मतलब क्या है? राहु से आर्य लिया, केतु से के ई लिया और शनि से एस एच लिया, तो राकेश। ये नाम याद रखिए, राकेश, राहु केतु शनि। ठीक है। तो ये तीन, साथ में मंगल और सूर्य, ये हो गए नैसर्गिक अशुभ ग्रह। ये क्या हो गए? ये नैसर्गिक अशुभ ग्रह हो। ठीक है, तो ये तो दो ग्रुप बन गए हमारे यहाँ तक। लेकिन हर कुंडली के लिए कुंडलियां 12 प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हर लगन में एक राशि तो आएगी, तो 12 प्रकार की कुंडलियां बन सकती है। हर लगन के लिए कुछ ग्रह तात्कालिक अशुभ और तात्कालिक शुभ हो जाते हैं। वो क्या होते हैं वो मैं भी आपको समझा के दूं। तात्कालिक शुभ ग्रह फंक्शनल बेनिफिट, तात्कालिक अशुभ ग्रह फंक्शनल मेलेफिक। ठीक है? अब ये टेबल हमें उसके लिए लगे। राहु और केतु को आप देखेंगे कोई भी मूल त्रिकोण राशि नहीं मिली, तो राहु केतु को नहीं कंसिडर कर। यहाँ देखिए, अब मैं इसको अंग्रेजी में कर दूं। ठीक। तो सूत्र ये कहता है, यदि तीसरे भाव में, ध्यान से सुनिएगा, यदि, इनके आगे मैं इनके नंबर भी लिख दूं क्या, आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी।
सूर्य की मूल त्रिकोण राशि क्या है? सिंह, जिसका नंबर है 5। अब मुझे बताइए तीसरे भाव में क्या किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आ रही है? मुझे चार्ट में आप लोग बहुत बढ़िया। दूसरा सूत्र, क्या किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में आ रही है? किस ग्रह की आ रही है? एस सूर्य भी बहुत बढ़िया। शुक्र की। क्या किसी भाव की मूल त्रिकोण राशि आठवें भाव में आ रही है? टीना जी फिर से देखिए, मैंने दोनों टेबल लगा के रखे हुए हैं। सबसे पहले वहां पे नंबर देखिए, वो नंबर को आप ये वर्ड फाइल में मूल त्रिकोण में चेक करें। इतनी जल्दबाजी में कभी भी उत्तर नहीं देना है ज्योतिष। ज्योतिष इतना आसान होता तो हर घर में ज्योतिष होता। शांति से देखना है। ऑब्जर्वेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एस्ट्रोनॉमी। ऑब्जर्वेशन चूका, निर्णय गलत हो गया। ठीक है, धनु है। अब मुझे एक बात बताइए साहब, गुरु और शुक्र ये नैसर्गिक शुभ थे या अशुभ थे? अशुभ? नहीं नहीं ललित भाई, अशुभ कैसे हुए? शुक्र, गुरु, हाँ, शुक्र गुरु बुध यदि अकेला हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये शुभ होता है। राकेश याद रखिए, राकेश मंगल सूर्य या सिर्फ अशुभ होते हैं 5 लोग। ठीक है, ये शुभ थे। ठीक, बहुत बढ़िया। अब चौथा सूत्र। अभी चौथा सूत्र, चौथा सूत्र ये कहता है, यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 11वें भाव में है तो 11वें भाव में कौन सी मूल, किसी की मूल त्रिकोण राशि है क्या? बहुत बढ़िया। नहीं है। किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है क्या? एक मिनट होल्ड कीजिए। तो मंगल जो है वो 12वें भाव का स्वामी है और वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। बहुत बढ़िया। तो देखिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र बड़ा सिंपल है। सूत्र ये कहता है, यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि तीसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में या 11वें में या 12वें में आ जाए तो वो ग्रह तात्कालिक अशुभ होता है, फंक्शनल मेलेफिक होता है सिर्फ उसी कुंडली के लिए। जैसे कि हमने इस कुंडली में देखा कि गुरु और शुक्र जो, वो शुक्र जो है वो तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ये तो जनरल डेफिनेशन है ग्रह की, जो आपको बृहद पराशरी होरा शास्त्र या किसी भी ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये इस कुंडली में, इसी कुंडली में, मैं और किसी कुंडली को रेफर नहीं करूंगा, इसी कुंडली में सात छठे भाव के स्वामी सते छठे भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आ गई है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि ये 8वें भाव में आ गई है। तो वो दोनों भी तात्कालिक अशुभ हो गए, यानी उन्होंने अपना रोल चेंज कर दिया। वो शुभ से अशुभ बन गए। तो जो अच्छा काम करने वाले थे वो विलन का काम करना शुरू कर दिया। अब जो मंगल है वो तो अपने आप में नैसर्गिक अशुभ है और साथ में तो तात्कालिक अशुभ भी हो गया। वो तो पहले भी विलन था, अभी भी विलन। अब आप पूछोगे साहब तात्कालिक अशुभ तो हमने ढूंढ लिए,
तात्कालिक शुभ कौन होगा? जो अशुभ नहीं होंगे वो सारे ग्रह शुभ हो गए। अब मुझे बताइए शनि महाराज शनि महाराज के नैसर्गिक शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? बताइए चार्ट। नैसर्गिक शुभ है, हाँ राकेश। नॉन बेनिफिक नहीं होता, मेलेफिक होता है, सोचिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अशुभ होता है। लेकिन अब इस कुंडली के लिए क्या वो तात्कालिक अशुभ हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अरे आरपी वर्मा जी, तात्कालिक अशुभ कैसे हो रहे हैं? क्या शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि 3, 6, 8, 11, 12 में कहीं थी क्या? नहीं थी। तो इस कुंडली के लिए वो तात्कालिक शुभ ग्रह हो गए, यानी नैसर्गिक शुभ अशुभ थे, विलन थे, इस कुंडली में हीरो का काम करे, है ना? ये होता है तात्कालिक अशुभ। निशा जी आपको क्या नहीं समझा, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछिए, मुझे पूरा रिपीट नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं अपने पास। बताइए। हाँ नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप नहीं समझ में आया मैं रिपीट करता हूँ, मुझे आप सवाल पूछिए, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। सवाल पूछेंगे तो बताता हूँ। क्या नहीं समझा ये समझना चाहिए। हैंड रेज कीजिए आपका, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। जिसको भी नहीं समझा है हैंड रेज कीजिए, पार्टिसिपेंट्स में जाके हैंड रेज करें, मैं आपको बताता हूँ। ये लीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको, पूछिए मुझे प्रश्न, पूछिए आपको क्या नहीं समझ में आया। हाँ जी सर। हम्म, सर अभी जो आपने बताया ना कि ये 3, 6, 8, 12 में जाके हम्म, ये जो आप लास्ट वाला है, ये प्लैनेट्स मूल त्रिकोण राशि, ये हम्म। ये लास्ट वाली लाइन सर एक बार और समझा देंगे? हाँ बिल्कुल समझा देंगे मैडम, देखिए बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा कि तीसरे भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है क्या। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा छठे भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है क्या। फिर मैंने तीसरा प्रश्न पूछा कि क्या आठवें भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है क्या। चौथा प्रश्न पूछा क्या 11वें भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। फिर पांचवा प्रश्न पूछा कि क्या 12वें भाव में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है। यही प्रश्न पूछे थे ना मैंने। हेलो। शायद आपने म्यूट कर दिया। ठीक है, मैंने यही प्रश्न पूछे थे ना आप लोगों से। वो सारे का सारा मैंने एक ही स्टेटमेंट दे दिया कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि यदि तीसरे में, छठे में, आठवें में, 11वें में या 12वें में हो, वो ग्रह इस कुंडली, उसी कुंडली के लिए तात्कालिक अशुभ हो जाएगा। आप वन बाय वन देखें या एक स्टेटमेंट मैंने सिर्फ दे दिया है। इस पर्टिकुलर किसी भी कुंडली को अगर देखना है तो तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, 11वां और 12वें में ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वहां पर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आई, और उसकी लिस्ट मैंने ऊपर दी है। अभी भी कोई प्रश्न है? निशा जी ओके, बाकी और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। समझ में आ गया? समझ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, इसको कल भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाए। क्या होता है, ग्रह की मूलभूत कुछ अपने गुणधर्म, जिसे कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। मैंने वो बताया आपको कि गुरु शुक्र बुध यदि अकेला हो और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो ये नैसर्गिक शुभ होते हैं। ठीक है भाई, समझ ली। लेकिन राहु केतु शनि, मंगल और सूर्य, ये नैसर्गिक रूप से ही अशुभ है। यानी ऊपर वाले जो कैटेगरी है वो हीरो की है, नीचे वाली बाय डिफॉल्ट विलन है। ठीक है। लेकिन जब वो कभी कुंडली में आते हैं तो कोई विलन होता है वो हीरो का काम करना शुरू कर देता है, और कोई हीरो होता है जो विलन का होता है, विलन का काम करता है। जैसे इस कुंडली में शुक्र और गुरु ये विलन में कन्वर्ट हो गए, जबकि ये नैसर्गिक रूप से हीरो है, ये नैसर्गिक रूप से शुभ है। लेकिन इस कुंडली के लिए पर्टिकुलर, हर कुंडली के लिए बदलता रहेगा। ठीक है। तो इस कुंडली के लिए ये अशुभ काम है। ठीक है सर। अभी एक छोटी सी चीज मैं आपको समझा दूं और उसके बाद
अब क्वेश्चन लेते हैं। गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है सोनिया जी, बताइए। वीनस इन 8th हाउस, नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं सोनिया जी। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि देखना। यहाँ पे मैंने वही तो लिस्ट लगा के रखी। मुझे बताइए, छठे भाव में किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, बताइए आप। सोनिया जी आप बताएं। छठे भाव में, नहीं नहीं, छठा छठा भाव में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, ये बताइए पहले। बुध बोला तो आपने गलत बोल दिया। नहीं नहीं, बाकी कोई जवाब मत दीजिए, जिनको प्रॉब्लम है उनको ही बोलने दीजिए। अच्छा, सोनिया जी, सातवां। तो सातवां, अगर मैंने यहाँ पर 7 नंबर आपको दिख रहा है, तो 7 नंबर किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है? शुक्र की। तो शुक्र तात्कालिक अशुभ हो गया, लेकिन नैसर्गिक रूप से कैसा है वो? नैसर्गिक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, बेनिफिक है। लेकिन क्या हुआ, ये फंक्शनली मेलिफिक हो गया, यानी ये एक्टिंग मेलिफिक हो गया। फंक्शनली बोले तो एक्टिंग मेलिफिक हो गया। वीनस विल एक्ट एज अ मेलिफिक, दो इट इज अ बेनिफिक बाय नेचर। ठीक है। यस, रोल यूज इन विलन का मिला हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये कल भी एक बार देखेंगे, इसी से शुरुआत करें। अभी ज्योतिष का मैं मूलभूत सिद्धांत आपको बता देता हूँ, और कल से फिर सूत्र देखना शुरू करें। देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको यदि गुरु का आप लगाइए मैडम, गुरु का आप लगाइए। मैं एक 2 मिनट में पहले ये सूत्र जो महत्वपूर्ण है वो बता दूं, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ। देखिए, क्या होता है कि आपको पिज्जा खाना, समझ लीजिए आपको पिज्जा खाना, तो अगर पिज्जा खाने की इच्छा हो गई है तो आप क्या करें? पिज्जा खाने की इच्छा हो गई है तो आप सबसे पहले आपका जो भी फेवरेट शॉप होगा वहां पे फोन करके पूछेंगे कि भाई पिज्जा, आपको आपके पास, आपको जो पिज्जा खाना है उनके पास अवेलेबल है या नहीं। तो आप क्या चेक कर रहे हैं, आप प्रॉमिस चेक कर रहे हैं कि भाई पिज्जा का प्रॉमिस है या नहीं। ठीक है। वो कहेगा हाँ भाई पिज्जा का प्रॉमिस तो है, हमारे पास जो आपको खाना है वो पिज्जा अवेलेबल है। आप कहोगे बहुत बढ़िया। फिर आप पूछोगे कि कितना प्राइस है और कितना वक्त लगेगा बनने के, प्रिपरेशन टाइम। वो कहेगा साहब 30 मिनट तो बनने को लगेगा। तो आप कहोगे ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस जो है ये 30 मिनट होगी। फिर आप उससे तीसरा सवाल पूछोगे कि भाई ये डिलीवरी कितने देर में? व्यक्ति कहेगा साहब उसके ऊपर 30 मिनट लगेगा आपके घर पहुंचने की। तो वो हो गया डिलीवरी ऑफ। पहले आपने प्रॉमिस चेक किया, फिर आपने एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस पूछा, यानी कितना बनने के लिए कितना वक्त लगेगा, प्रिपरेशन टाइम, और डिलीवरी के लिए कितना लगेगा। ठीक है। अब वो पिज्जा आपके घर पर आ गया 1 घंटे में। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने खा लिया, आपको खाने को मिल गया? जी नहीं। उस 1 घंटे के दौरान आपके घर में गेस्ट आ गए, उनके साथ बच्चे थे। जैसे उन्होंने देखा पिज्जा आया उन्होंने लपक लिया और खा लिया। तो क्या आपको खाने को मिला? यानी आपका, आपके पास प्रॉमिस था, आपको एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस भी पता था कि 30 ही मिनट लगने वाला है। आपको ये भी पता था कि वो डिलीवरी कब होने वाली है। क्या आपके पेट में पिज्जा गया? नहीं गया। इसे कहते हैं एक्सेप्शन। जब भी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कुंडली का अध्ययन करने का सबसे सटीक तरीका यही होता है कि कुंडली में पहले जिस घटना के बारे में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का प्रॉमिस ढूंढे कि क्या ये घटना इस व्यक्ति के जीवन में कभी भी घटित हो सकती है। उदाहरण के तौर पे आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मेरी शादी कब होगी,
तो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस नहीं देखना है, पहले देखना है क्या इस व्यक्ति की जीवन में शादी हो भी सकती है या नहीं हो सकती। अगर प्रॉमिस ही नहीं मिल रहा है तो आप सीधा कह दो आपकी जीवन में शादी नहीं हो सकती, आगे के स्टेप देखने की जरूरत ही नहीं। कोई आएगा कहेगा कि बच्चा होगा, पहले देखिए कुंडली में बच्चे का प्रॉमिस है क्या। कोई कहेगा मेरा घर कब होगा, तो पहले देखिए घर का प्रॉमिस है क्या। मैं विदेश कब जाऊंगा, तो विदेश यात्रा का प्रॉमिस है या नहीं है वो चेक कर। प्रॉमिस चेक करने की अपनी विधि होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस की अपनी विधि होती है, डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस की अपनी विधि होती है और एक्सेप्शन की अपनी विधियां होती है। इन सबको मिलाकर बनता है ज्योतिष। कल से हम प्रॉमिस देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम अभी प्रश्न लेते हैं।